गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब देखिएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसकी डिजीज है? नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है और ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाने को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर फिल्ट्रेशन का वर्क होता है और फिल्ट्रेशन कैपिलरीज करती हैं ब्लड का, और उन कैपिलरीज के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है तो देखिएगा, इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है ऑफ ग्लोमेरुलस की। दैट इज़ कोज्ड बाय, ये क्यों होती है? दैट इज़ कोज्ड बाय ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। इसमें कई कोज शामिल होते हैं, बट इट इज़ द मोस्ट कॉमनली, बट सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से इन्फेक्शन होगा ग्लोमेरुलस के अंदर, और साथ में क्या हो सकता है? फॉलोइंग ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट और स्किन का। थ्रोट और स्किन में ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ और वो धीरे धीरे ब्लड के साथ एंटर हो गया ग्लोमेरुलस के अंदर, और ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के अंदर उसने इन्फेक्शन कोज कर दिया। इट मे बी एक्यूट एंड क्रोनिक। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अब देखिएगा इसकी ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में जो मेन ईटियोलॉजी है इसकी, एक ग्रुप ऑफ बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज। अब देखिएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी। एंटीजन और एंटर करेगा इनटू द बॉडी में। अब एंटीजन कौन था अपना? एक बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, वो एंटीजन है और वो एंटर कर गया है बॉडी के अंदर। अब जब एंटीजन एंटर करेगा बॉडी के अंदर तो बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़। तो अब जब बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी तो देखिएगा कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिपोजिशन मतलब जमा हो जाएगा एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। अब इसके कारण जमा होने पर क्या होगा? द रिजल्टिंग इम्यून रिएक्शन कोज इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पर इम्यून रिएक्शन होने की वजह से, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में फाइट होने की वजह से, इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से हो रही है, और इम्यून रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? इन्फ्लामेशन। अब इस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? ग्लोमेरुलस टू बी मोर प्रोड्यूस। जो ग्लोमेरुलस है वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी किसका? विच अलाइंग प्रोटीन्स WBC RBC। और ये जो प्रोटीन WBC RBC हैं ये लीक होने लगेंगे, और लीक होकर कहाँ आ जाएंगे? यूरिन के अंदर। प्रोटीन WBC RBC टू लीक इन द यूरिन। अब देखिएगा, अब जब ये इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये और क्या करेगा? थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाएगी, और थिक होने की वजह से क्या होगा? स्कारिंग, वहाँ पर स्कार का फॉर्मेशन होगा। स्कारिंग एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर इनफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और वहाँ की जो इनफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगी वो लॉस होने लगेगी धीरे धीरे। अब जब इनफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लॉस होने लगेगी वहाँ पर स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में, तो इसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज GFR आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी। और नेफ्रॉन का और ग्लोमेरुलस का काम क्या है? GFR का, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। और ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट जो है डिक्रीज हो जाएगी। वो कितनी होती है? 125 ml/मिनट। तो ये GFR आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी। अब देखिएगा पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में जो फर्स्ट है वो है अपना हिमेचूरिया। यहाँ पर ब्लड देखने को मिलेगा यूरिन के साथ, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, प्रोटीन लीक होगा। और ये ब्लड क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्कारिंग का फॉर्मेशन हो जाए, लीजन्स बनेंगे और उनमें से ब्लड निकलेगा और यूरिन के थ्रू पास आउट होगा।
प्रोटीन का लीक होना, और प्रोटीन का लीक होगा तो यूरिन के साथ आएगा, तो इसको अपन बोलेंगे प्रोटीन यूरिया। इफ़ एल्डर पेशेंट देयर में बी कार्डियक ओवरलोड, यदि एजेड पेशेंट है तो उसके अंदर आपको कार्डियक ओवरलोड देखने को मिलेगा। एनलार्ज किडनी, किडनी का साइज बढ़ जाएगा, पेशेंट को हेडेक होगी, वोमिटिंग एंड नोजिया देखने को मिलेगा, ऑडिमा देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया हो सकता है। ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन का कम पास आउट होना, एनयूरिया मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन। तो देखिएगा ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, और पेशेंट को फ्लैंक पेन भी देखने को मिल सकता है, एसाइटिस हो सकता है, और एनीमिया देखने को मिल सकता है। अब एनीमिया क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि किडनी एक हार्मोन्स निकालती है इरिथ्रोपोइटिनिन, और इरिथ्रोपोइटिनिन आरबीसी का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जब किडनी खुद ही फंक्शन पूरे नहीं कर पाएगी तो इरिथ्रोपोइटिनिन अच्छे से सीक्रेट नहीं होगा, और उसके सीक्रेशन कम होने की वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एनीमिया देखने को मिलेगा। और साथ के साथ यहाँ पर आरबीसी यूरिन के साथ लीक भी हो रही है तो भी एनीमिया देखने को मिलेगा। अब देखिएगा इसके डायग्नोसिस एंड इवोल्यूशन, क्या क्या आप डायग्नोसिस करोगे पता लगाने के लिए कि पेशेंट को ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। तो सबसे पहले अपन करेंगे यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाएगी, इम्यूनो फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा, यूरिन एनालिसिस किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, और इंट्रावीनस पाइलोग्राफी करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट है अपना मैनेजमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज ट्रीटिंग सिम्टम्स टू प्रिजर्व किडनी फंक्शन, ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन एज सून एज पॉसिबल। अपन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ट्रीट करना है सिम्टम्स को, और किडनी को बचाना है, प्रिजर्व करना है कि किडनी के फंक्शन सही रहें, एंड ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन एज सून एज पॉसिबल, जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको जल्दी से जल्दी अपन ठीक करें। ये अपन का ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। तो इसमें जो फर्स्ट मैनेजमेंट आएगा वो है अपना मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन कुछ ड्रग्स देंगे, तो देखिएगा एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, एंटीबायोटिक दी जाएगी, क्योंकि इफ़ इन्फेक्शन इज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। और यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इसके लिए अपन एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैन बी गिवन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे पेशेंट को। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों दे रहे हैं? इफ़ पेशेंट इज हैविंग रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यदि पेशेंट के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सीवियर कंडीशन में प्रोग्रेस कर रहा है तो अपन इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है डाइटरी सोडियम इज रेस्ट्रिक्ट, जो वो डाइट ले रहा है उसके अंदर जो सोडियम है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इफ़ पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर, इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकती है और हार्ट फेल भी हो सकता है। डायूरेटिक्स में बी गिवन टू ट्रीट फ्लूइड रिटेंशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, अगर फ्लूइड का रिटेंशन ज़्यादा हो रखा है पेशेंट को तो डायूरेटिक्स अपन देंगे प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, अगर ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में दी गई है तो। अब देखिएगा नेक्स्ट है सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट पे अपन क्या करेंगे? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसके अंदर सर्जरी करना नेसेसरी नहीं है, बट फ्लूइड ओवरलोड इज सीवियर देन डायलिसिस में बी डन। यदि फ्लूइड का ओवरलोड ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड का जो है जमा होना ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, तो अपन क्या कर सकते हैं? डायलिसिस कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट है अपने थर्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। द मेजर गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट एज फॉलो, जो मेजर गोल और ऑब्जेक्टिव हैं वो लिखे हुए हैं नीचे। तो फर्स्ट है इसमें टू रिड्यूस एंड रिलीव फ्लैंक पेन, जो पेशेंट को फ्लैंक पेन हो रहा है उसको अपन को रिड्यूस करना है, पेन को रिलीव करना है। सेकेंड है टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना है, ये अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू रिलीव हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को रिलीव करना है। अब देखिएगा इसके इन ऑब्जेक्टिव के लिए जो अपन इंटरवेंशन करेंगे, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में फर्स्ट है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एंड रेस्ट, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपरली रेस्ट करवाएंगे। गिव द NSAIDs इफ प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव पेन, यदि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे NSAID ड्रग्स लिखी गई है तो अपन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। ये कौन सी ड्रग होती हैं? ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं, जो कि स्टेरॉइड नहीं है, नॉन स्टेरॉइड है और इन्फ्लामेशन
को कम करेंगी, एंटी काम करेंगी। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट द हाई प्रोटीन डाइट एंड क्रिएटिनिन। हाई प्रोटीन डाइट और क्रिएटिनिन डाइट को अपन को बंद करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। गिव एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो भी एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लिखी है वो अपन को पेशेंट को देनी है। फ्लूइड इज गिवन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड लॉस। जितना पेशेंट फ्लूइड लॉस कर रहा है, आउटपुट हो रहा है, उतना ही आपको इंटेक देना है, उतना ही फ्लूइड आपको पेशेंट को देना है। गिव द हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है एनकरेज पेशेंट टू सेल्फ केयर। पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो अपनी सेल्फ केयर करे। गिव स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट टू पेशेंट। आपको क्या करना है, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट, बार बार, कम और बार बार डाइट प्रोवाइड करनी है। सोडियम डाइट इज़ रेस्ट्रिक्ट। सोडियम डाइट आपको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देनी है। तो ये तो था अपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये आज अपन ने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा, और इससे पहले पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और उससे पढ़ा था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अपन पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। तो इसके अंदर जितनी भी डिजीज़ आएंगी अपन प्रॉपरली पूरी पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इसमें थर्ड जो है वो और भी इम्पोर्टेंट है, वो आएगी अपने किडनी फेलियर। तो ये तीनों डिजीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दे के पढ़िएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।